सर्दी का मौसम और माधोपुर गांव में चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस कड़ाके की ठंड में 7 साल का गोपी मंदिर में भगवान के सामने बैठा होता है और ठंड के कारण कपकपाता हुआ भगवान से कहता है, हे भोलेनाथ, इस बार ठंड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी माँ को बहुत तेज बुखार हो गया है। आपको तो पता ही है ना कि मेरा झोपड़ा भी ऊपर से टूटा पड़ा है, जिसमें से दिन रात साए साए की ठंडी हवा अंदर आती है। गोपी बैठा भगवान से बातें कर ही रहा होता है कि तभी गांव में रहने वाले मुरली काका वहाँ आते हैं और गोपी से कहते हैं, अरे वो गोपी, तू यहाँ ठंड में बैठा भगवान से बतिया रहा है और वह तेरा बापू तुझे गांव भर में ढूंढने में लगा हुआ है। भोलेनाथ, अभी के लिए तो मैं जाता हूँ, मगर आपसे मिलने फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गोपी अपने बापू के पास जाता है। कहाँ रे गोपी, कब से तुझे गांव भर में खोज रहा हूँ। तेरी माँ ठंड के मारे काफी जा रही है, उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेने जाना है, इसलिए तू भी मेरे साथ चल और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ भी बीन कर लाएंगे। ऐसा कहकर दोनों साथ में जंगल जाकर जड़ी बूटी तोड़ते हैं और फिर जमीन से सूखी लकड़ियाँ बटोरने लगते हैं कि तभी पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे दैया, आसमान में तो बदली छा गई रे लल्ला। अगर इतनी ठंड में गांव में आज बारिश हो गई तो बहुत बुरा होगा। तभी गोपी को किसी जानवर की करहाने की आवाज सुनाई देती है। बापू, लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। अरे जानवर को छोड़, अगर अभी हम जंगल से बाहर नहीं निकले ना तो मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। मोहन और गोपी जल्दी से लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ते हैं। वो दोनों जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं कि तभी गांव में रहने वाला कोसू तेज रफ्तार में जा रहा होता है। अरे ओ कोसू, काहे को इतनी तेज भागे जा रहा है? चंदू भैया नहीं रहे, ठंड के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए और साथ ही पड़ोस में रहने वाली बिमला चाची भी ठंड के कारण बीमार पड़ी हुई है। उन्हें भी कब क्या हो जाए कछु नहीं पता। एक तो हमारा गांव इतना गरीब है कि उनके पास सर्दी में तन ढकने को कपड़ा तक नहीं है, तो ऐसे में ठंड लगने से तो बुरा हाल होगा ही ना। भगवान चंदू भैया की आत्मा को शांति दे। ऐसे कहकर मोहन और गोपी घर आ जाते हैं और सबसे पहले मोहन अपनी पत्नी मीना को जड़ी बूटी पीसकर उसे पिलाता है। दूसरी ओर गोपी सूखी लकड़ियों को तसले में रखकर उनमें आग लगाता है। फिर सभी आग की गर्माहट में पतली सी चादर ओढ़कर सो जाते हैं, पर गोपी को नींद नहीं आती और वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है। मेरे कानों में बस उसी जानवर की आवाज गूंज रही है, वो जरूर मुसीबत में था, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। ऐसे कहकर गोपी जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर पर उसे जमीन पर पड़ा हुआ भेड़ दिखाई देता है, जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। वो दर्द से कराह रहा था। बाप रे, ये भेड़ तो बहुत गर्म है। भेड़, तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हें जड़ी बूटी लगाकर ठीक कर देता हूँ। गोपी कुछ पत्ते तोड़कर भेड़ के पैर में लपेट देता है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आंगन में बांध देता है। भेड़ की आवाज सुनकर मोहन जाग उठता है। गोपी, इतनी रात को तू किसका भेड़ लाया है? ये भेड़ जंगल में दर्द से करहा रहा था, इसलिए मैं ले आया, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना, मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा और इसका ध्यान भी रखूंगा। एक तो पहले ही हमारे घर में खाने को कछु नहीं होता, ऊपर से तू इस भेड़ को रखने की बात कर रहा है। खैर, अब तू इसे ले ही आया है तो इसे रख सकते हैं, और जब ये ठीक हो जाएगा ना तो इसे वापस जंगल में ही छोड़ा ना जाने ये बेचारा भेड़ किससे बिछड़ गया है। अगले ही दिन से गोपी उस भेड़ का बहुत ध्यान रखता और उसके पैर में रोज जड़ी बूटी का लेप लगाता। वह उसे अपने खाने में से ज्यादातर खाना भेड़ को खिला दिया करता था। एक रोज गोपी की माँ ठंड से कपकपाते हुए गोपी को आवाज लगाती है, अरे गोपी, जरा तसले में आग तो जला दे, ठंड से तो मेरा पूरा शरीर ही जम गया है। ऐसा लगता है कि मानो ये ठंड तो मेरी जान ही लेकर मानेगी। माँ की बातें सुनकर गोपी भेड़ को अपनी झोपड़ी में लाकर आता है और माँ के पास बैठा देता है। भेड़ की गर्मी से गोपी की माँ का पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसका बुखार भी तुरंत उतर जाता है। अरे गोपी, ये भेड़ कोई आम भेड़ नहीं है, ये तो जरूर कोई चमत्कारी भेड़ है, जिसे छूने भर से ही मेरा बुखार एकदम से छूमंतर हो गया। और जरा इसके शरीर के बाल तो देखो, कैसे ऊन के गुच्छे की तरह हैं। तभी गोपी भेड़ के शरीर से एक ऊन का बाल खींचता है। वो देखता है कि उस ऊन का बाल लंबा होता जा रहा है, जिससे कुछ ही देर में एक ऊन का बड़ा गोला बनकर तैयार हो जाता है। मीना जल्दी से झोपड़े में से सिलाई ढूंढकर
जलाती है और ऊन का गोला हाथ में लेकर कहती है, अब बेटा इससे तो मैं तेरी एक सुंदर सी टोपी बनाऊंगी। मीना ऐसे कहती है कि तभी उसके हाथ में एक सुंदर सी ऊन की टोपी आ जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी भेड़, तुम तो बड़ी ही चमत्कारी निकली। मैं जानता हूँ कि सब कुछ भोलेनाथ की ही कृपा है। अब तो माँ ऊन को हाथ में लेकर जो बोलोगी वही बनकर तैयार हो जाएगा। मीना ऊन के गोले को हाथ में लेकर कहती है, मुझे एक गर्म शॉल चाहिए और गर्म चादर भी। मीना के ऐसा कहते ही मीना के पास एक गर्म शॉल और चादर आ जाती है। तभी मोहन भी घर आ जाता है और ये सब देखकर हैरान होता है। इस भेड़ ने तो कमाल कर दिया। गोपी भेड़ को प्यार करते हुए कहता है, सच में भेड़ तुम बहुत अच्छी हो। अब हमें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। माँ क्यों ना हम अपना ये टूटा झोपड़ा पूरा ऊन का ही बना दे। वैसे भी देखो ना ये ऊन का गोला उतना का उतना ही है। माँ फिर से ऊन के गोले को हाथ में लेकर कहती है, हमारा ये टूटा झोपड़ा पूरा ऊन का बन जाए। मीना के ऐसा कहते ही उसका झोपड़ा ऊन का बन जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। गोपी सबसे पहले भेड़ को खिलाता है और उसके बाद उसका शुक्रिया करते हुए उसे अपने आंगन में बांध देता है। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली चेतना चाची मीना के झोपड़े को ऊन का बना देखकर बहुत हैरान होती है। वो तुरंत उसके झोपड़े के पास जाकर ताक झांक करने लगती है और तुरंत घर जाकर अपने पति खेमू से कहती है, अजी उस गरीब मीना का झोपड़ा तो देखो कितना सुंदर ऊन का बन गया है। और तो और ये चमत्कार उस भेड़ का ही है जिसे गोपी ने जंगल से लाकर अपने आंगन में बांधा हुआ है। अब तो कुछ भी हो जाए मुझे वो भेड़ चाहिए। अगर ऐसा है तो आज रात को ही उस भेड़ को मैं चुरा कर ले आऊंगा और फिर हमारा झोपड़ा भी ऊन से बना हुआ होगा। क्या पता वो भेड़ ऊन के साथ साथ और भी चीजें देती हो, जैसे सोना चांदी खाना। ये तो भेड़ के आने के बाद ही पता चलेगा। फिर क्या था, उसी रात मौका देखकर खेमू गोपी का भेड़ चुरा कर अपने घर ले आता है और भेड़ से कहता है, चल भेड़ अब जल्दी से हमारा झोपड़ा भी मोहन के घर से सुंदर और गरम ऊन का बना दे। मगर खेमू की बात से भेड़ को कोई असर नहीं होता। खेमू और चेतना बार बार भेड़ से अपना झोपड़ा ऊन का बनाने को कहते हैं, पर भेड़ उनकी एक नहीं सुनती, जिसकी वजह से खेमू को भेड़ पर बहुत गुस्सा आता है और वो भेड़ के पास रखी हुई एक झाड़ी से उसे मारने लगता है। अजी से ना मारो, आज ना सही क्या पता कल कोई चमत्कार दिखा दे। अगले दिन वो गोपी भेड़ को अपने आंगन में नहीं देखता तो वो बहुत उदास हो जाता है। बापू मेरा प्यारा भेड़ ना जाने कौन चुरा कर ले गया। फिर गोपी और मोहन पूरे गांव में अपना भेड़ ढूंढते हैं, पर उन्हें भेड़ नहीं मिलता। वो सरपंच जी के घर जाकर अपने भेड़ के गुम हो जाने की बात बताते हैं। जिसने भी तुम्हारा भेड़ चुराया है उसे सजा जरूर मिलेगी, बस एक बार वो मिल जाए। और हाँ, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। गोपी और मोहन सरपंच जी के घर लौट रहे होते हैं कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वो तुरंत अपने घर आते। हे प्रभु, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है कि ठंड बढ़ जाएगी। वो तो शुक्र है कि हमारा झोपड़ा चमत्कारी ऊन से बना है, जो ना ही भीगता है और ना ही उसे आग पकड़ती है। गोपी उदास मन से कहता है, ना जाने इस ठंड में कैसी होगी मेरी प्यारी भेड़। हे भोलेनाथ, उसका ध्यान रखना और कृपा करना कि वो जल्दी ही मेरे पास आ जाए। उस रात तेज बारिश से ठंड और बढ़ जाती है। पूरा गांव ठंड के कारण कांप उठता है। जैसे ही बारिश बंद होती है, कोसू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाता है और मोहन के घर जाता है। मोहन के घर जाता देखता है कि उसका घर ऊन से बना हुआ है, जो अंदर से बहुत ही गर्म है। मोहन, तेरा झोपड़ा तो टूटा फूटा था ना, तो ये ऊन से कैसे बन गया? और ये तो सच में बहुत गर्म भी है। फिर मोहन कोसू को सारी बातें बताता है। अगर वो भेड़ मेरे पास होता तो सच में इस गांव के सभी लोगों का बहुत भला हो जाता। जिसने भी ये भेड़ चोरी किया है उसने ये अच्छा नहीं किया। उसी रात खेमू की पत्नी चेतना को सर्दी लगने की वजह से तेज बुखार हो जाता है। अजी इस ठंड में लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। तू चिंता ना कर चेतना, मैं अभी मोहन के घर जाकर उससे जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। उसे खाते ही तू एकदम ठीक हो जाएगी। खेमू तुरंत मोहन के घर जाता है और उससे अपनी पत्नी के लिए जड़ी बूटी मांगता है।
अरे बाप रे, इस ठंड ने तो अच्छे अच्छों को बीमार कर दिया। खैर तुम चिंता मत करो खेमू, मैं तुम्हें अभी दवा देता हूँ। तभी गोपी गर्म शॉल खेमू चाचा को देते हुए कहता है, चाचा आप ये गर्म शॉल ले जाओ, इसे चाची को ओढ़ाना और देखना इसे ओढ़ते ही चाची का बुखार एकदम छूमंतर हो जाएगा। ये कोई आम शॉल नहीं है, ये मेरी भेड़ की ऊन से बनी शॉल है। एक बार मेरी भेड़ मिल जाए फिर देखना वो कैसे सबकी मदद करेगी। गोपी की बात सुनकर खेमू की आंखें भर जाती हैं और वो गोपी से माफी मांगता है। हो सके तो मुझे माफ करना। वो तुरंत घर जाकर गोपी की भेड़ उसे वापस कर देता है। गोपी अपनी भेड़ पाकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह पूरा गांव गोपी के घर के पास ही खड़ा होता है। खेमू, तुमने गोपी की भेड़ चुराकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। गोपी और मोहन तो हमेशा पूरे गांव की मदद करते हैं, फिर भी खेमू ने ऐसा किया। मुझे इस बात का पछतावा है और उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। इस ठंड से बचने के लिए मैंने गोपी की भेड़ को चोरी किया था। इस बार ठंड तो बहुत है जिससे पूरा गांव परेशान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के साथ ऐसा करो। गोपी भेड़ से कुछ ऊन हाथ में लेता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा गांव ऊन का बन जाए ताकि सभी ठंड में मजे से रह सके। गोपी के ऐसा कहते ही गांव के सभी घर सुंदर ऊन के बन जाते हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग गोपी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही भेड़ की आरती करके उसका भी धन्यवाद करते हैं और कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।